हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है बैडलैंड हंटर्स। फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.9। मूवी की शुरुआत में हम योंग सुन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बीमार बेटी को बचाने के लिए ही अपने ही कलीग्स को मार के अपने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। उसी समय कुछ पुलिस ऑफिसर्स आके उसके दरवाजे पे नॉक करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होने की वजह से वो उसे तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। योंग सुन अपने सूटकेस से कुछ मेडिसिन निकाल के जैसे ही अपनी बेटी को इंजेक्ट करने वाला था, ठीक उसी समय पुलिस दरवाजा तोड़ के लैब में आ जाती है। एक पुलिस ऑफिसर योंग सुन को उसकी बेटी को वो मेडिसिन देने को मना करती है, क्योंकि इस मेडिसिन को लेने के बाद कई लोगों की जान चली गई। लेकिन योंग सुन इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं होता। वो बोलता है, इसी मेडिसिन को मैंने खुद अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अगर मैं इस मेडिसिन को अपनी बेटी को नहीं दूंगा तो वो मर जाएगी। ये बोलते हुए जब वो मेडिसिन को इंजेक्ट करने ही वाला था, तभी एक पुलिस ऑफिसर उस पर गोली चला देता है। गोली लगने से योंग सुन जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जल्द ही दोबारा खड़े होकर अपनी बेटी को मेडिसिन देने की कोशिश करता है। उसी समय एक भूकंप आने से उस बिल्डिंग के साथ साथ पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। सीन चेंज हो जाती है। इस घटना के अब 3 साल बीत चुके हैं। उस भूकंप के बाद पूरा शहर बर्बाद हो चुका है और अब वीरान पड़ा है। हम जीवन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो धनुष और तीर के साथ शिकार कर रहा है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक मगरमच्छ दिखाई देता है। जीवन उस पर अपनी धनुष से निशाना लगाता है और तीर सीधे जाकर मगरमच्छ की आंख के नीचे जाके लगती है। जीवन सोचता है कि उसने मगरमच्छ को मार दिया है, लेकिन अगले ही पल घायल मगरमच्छ को उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए देख के वो किसी तरह भाग के एक बंद पड़ी कार के अंदर जाके छुपने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो कार के विंडो को तोड़कर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। उसी समय नामसान नाम का एक आदमी आके मगरमच्छ को पूंछ से पकड़कर जीवन की जान बचाता है और अपने हाथ में रखे एक धारदार हथियार से मगरमच्छ के 2 टुकड़े कर देता है। दूसरी तरफ हम सूना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो उसी शहर में अपनी दादी के साथ रहती है। दरअसल भूकंप के बाद से शहर के हालात बदल गए हैं और सूखा पड़ने की वजह से पूरे शहर में पानी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हालात ये हैं कि पीने लायक पानी कहीं भी नहीं बचा। लोग गंदे पानी को किसी तरह से फिल्टर करके पी रहे हैं। उसी दिन नामसान और जीवन मगरमच्छ के साथ गाँव पहुँचते हैं, जिसका शिकार उन्होंने थोड़ी ही देर पहले किया था। दरअसल मगरमच्छ के मीट के बदले वो गांव वालों से कुछ न कुछ लेते हैं, मतलब वो ट्रेडिंग करते हैं, जैसे पानी या चावल, और उससे अपना गुजारा करते हैं। कुछ ही देर में वहाँ सूना अपनी दादी के साथ पहुँचती है। सूना नामसान को एक सुंदर सी पेंटिंग गिफ्ट करती है जो उसने खुद ही बनाई है। नामसान सूना को अपनी बेटी जैसा मानता है और उससे बहुत प्यार करता है। यहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जीवन और सूना एक दूसरे को पसंद करते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी वहाँ कुछ बदमाश आते हैं। वो अपने आप को पुलिस ऑफिसर्स बताते हैं और वहाँ मौजूद लोगों को अपनी गाड़ी में बैठने को बोलते हैं। अचानक उनकी नज़र सूना पे पड़ती है और वो सूना को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश करते हैं। इस बीच जीवन उन्हें रोकने की कोशिश करता है और बदमाशों और जीवन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बदमाश जीवन की खूब धुलाई करते हैं। इस बीच लड़ाई में नामसान की एंट्री होती है। वो अकेले ही सारे बदमाशों की धुलाई करता है और नामसान के पूछने पर वो सच्चाई उगल देते हैं कि वो असल में पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, वो टाइगर के आदमी है। नामसान उन्हें बोलता है कि जाके टाइगर को बोल देना कि यहाँ नामसान रहता है और आज के बाद उसके एक भी आदमी यहाँ नजर नहीं आने चाहिए। अचानक नामसान की नज़र उनके पास रखे साफ पानी पर पड़ती है। नामसान उनसे पूछता है कि तुम्हें ये पानी कहाँ से मिला। वो बोलते हैं कि बहुत दूर एक बिल्डिंग से वो ये पानी लेकर आए हैं और इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। पूरे मगरमच्छ को बेचने के बाद घर वापस जाते समय रास्ते में जीवन नामसान को उस बिल्डिंग के बारे में बोलता है कि अगर हम वहाँ गए तो हमें भी साफ पानी मिलेगा, लेकिन नामसान उसकी बातों पे गौर नहीं करता और आगे बढ़ता रहता है। अचानक वो नोटिस करते हैं कि सूना के घर के सामने सूट में कुछ लोग खड़े हैं। नामसान सूना को पूछता है कि ये लोग कौन हैं। उनमें से एक औरत अपने आप को टीचर बताती है। वो उन्हें बोलती है कि उन्होंने जिस फैमिली में टीनेजर्स है, उन फैमिलीज के लिए अलग कैंप बनाया है, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य है। इसीलिए हम उन्हें सुनहरा भविष्य देने के लिए सबसे पहले उन्हीं को लेकर जा रहे हैं। वहाँ उनका खूब ध्यान रखा जाता है। उनके उज्जवल भविष्य के लिए इन बच्चों और उनके फैमिली को वहाँ रखा जाएगा और वहाँ उनके लिए भरपूर खाना और पानी भी है। यह सुन के नामसान सोचता है कि अगर सूना वहाँ पहुँच गई फिर उसे सूना की चिंता नहीं होगी, वो वहाँ सेफ रहेगी। और जाते हुए सूना उदास जीवन को अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग गिफ्ट करती है, जिससे जीवन बहुत खुश हो जाता है।
उसी रात जीवन और नामसान सूना के बारे में बातें करते हैं। नामसान बोलता है ये माहौल उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था, अच्छा हुआ वो यहाँ से चली गई। दरअसल नामसान अपनी बेटी को उस भूकंप में खोने के बाद से बहुत अकेला हो गया है और सूना का चेहरा उसकी बेटी से काफी मिलने की वजह से वो सूना को अपनी बेटी के जैसे ही प्यार करता है। ये सब सोचते हुए वो बहुत इमोशनल हो गया है, इसीलिए वो अपना हथियार लेकर बाहर शिकार पे निकल जाता है। हम देखते हैं कि जीवन भी उसके पीछे पीछे निकल गया है। उधर दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूना और उसकी दादी अभी भी उन सूट वाले लोगों के साथ पैदल चल रही है और उनके साथ उन्हीं के गांव के 2 फैमिलीज और भी मौजूद है। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उनकी मुलाकात एक और टीम के साथ होती है जो उन्हीं की तरह ही एक दूसरे गांव से कुछ लोगों को लेकर उनकी कैंप की तरफ जा रहे थे। अब सभी एक साथ चलते हैं। यहीं पे सूना की मुलाकात जोई नाम की एक लड़की से होती है और दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। कुछ दूर चलने के बाद सूना की दादी बोलती है कि उनके घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है और उन्हें अब चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तभी उस ग्रुप में से एक टीचर उन्हें अपने ही एक हॉस्पिटल के बारे में बताती है जो कुछ ही दूरी पर है। टीचर अपने 2 आदमियों के साथ सूना की दादी और जोई के दादाजी को हॉस्पिटल में भेज देती है। कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक कुछ गाड़ियों की लाइट्स ऑन हो जाती है। टीचर उन्हें बताती है कि यहाँ से इसी गाड़ी में बैठ के वो उनके कैंप में जाएंगे। तब सूना बोलती है जब गाड़ी इतनी पास थी तब मेरी दादी को आपने क्यों भेजा? टीचर बोलती है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी दादी कल सुबह ही कैंप में आ जाएगी। दूसरी तरफ शिकार की खोज में जीवन और नामसान बहुत दूर निकल गए हैं और अब वो एक वीरान पड़े टूटे हुए बिल्डिंग के पास पहुंच गए हैं। उसी समय और उसी जगह पर सूना की दादी और जोई के दादाजी को 2 एजेंट्स मार देते हैं। दूर से ये सब देख के जीवन उन पर हमला कर देता है और बड़े ही आसानी से नामसान उन दोनों एजेंट्स को मार देता है। लेकिन वो पीछे मुड़ के देखता है कि दोनों एजेंट्स दोबारा जिंदा हो गए हैं। ये देख के जीवन और नामसान दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वो जिस भी तरह उन एजेंट्स को मारते वो फिर से जिंदा हो जाते। उसी समय वहाँ एक लड़की आके उन एजेंट्स के सर को धड़ से अलग कर देती है। नामसान को समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। जीवन बोलता है जितनी जल्दी हो सके हमें सूना को बचाना चाहिए, मुझे लगता है कि उसकी जान खतरे में है। दोनों दादी को दफनाने के बाद वापस उसी लड़की के पास जाते हैं। लड़की बोलती है कि उसका नाम यूनहो है। वो अपनी कहानी बताती है कि पहले वो एयरफोर्स आर्मी में मेजर थी। 3 साल पहले आए भूकंप के बाद वो अपनी टीम के साथ यहाँ लोगों को रेस्क्यू करने आई थी। तब उन्हें एक बिल्डिंग दिखी जिस पर इतने बड़े भूकंप का कोई असर नहीं पड़ा। वो प्लान बनाते हैं कि जो भी सर्वाइवर्स बचे हैं उन सबको वहाँ इकट्ठा करके उनका ट्रीटमेंट करेंगे, जहाँ पर्याप्त पीने लायक पानी भी था। एक दिन वहाँ पर योंगसुन नाम का एक आदमी अपने सामान के साथ आया। उसने अपने आप को डॉक्टर बताया, इसीलिए वो उन्हें काम का आदमी लगा और उनके साथ ही वहाँ पर रहने लगा। एक दिन यूनहो योंगसू को पूछती है कि सारे बच्चे कहाँ हैं। पेरेंट्स का कहना है कि योंगसुन पेरेंट्स को उनके बच्चों से मिलने नहीं दे रहा है। योंगसुन बोलता है कि वो कुछ ऐसा बनाने जा रहा है जिसके बाद आप कुछ महीनों तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। तभी सार्जेंट को नाम का एक आदमी आके बोलता है कि योंगसुन ने उन्हें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये बोलते ही वो अपने एक साथी ऑफिसर पर गोली चलाता है। गोली लगने से पहले तो वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो उठ के खड़ा हो जाता है। योनहो बोलती है बच्चे कहाँ हैं? बच्चों के साथ तुमने क्या किया? योंगसुन बोलता है आज का बच्चा कल का भविष्य है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। योनहो समझ जाती है कि योंगसुन ने बच्चों के साथ कुछ बहुत बुरा किया है। योनहो उनके साथ लड़ना शुरू कर देती है, लेकिन उनसे लड़ाई में जीतना बिल्कुल आसान नहीं है। इसीलिए घायल अवस्था में ही वो किसी तरह वहाँ से भाग के निकलती है। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। योनहो नामसान से अपनी बाकी की टीम को वहाँ से बचाने के लिए मदद मांगती है। नामसान बोलता है मैं सिर्फ सूना को बचाने जाऊंगा, इसके बीच में जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगा। योनहो नामसान और जीवन के साथ मिलके ये प्लान बनाती है कि सबसे पहले वो बिल्डिंग में जाके बेसमेंट से अपने साथियों को बचाएगी, फिर बच्चों और उनकी फैमिलीज को। उधर हम देखते हैं कि सूना बाकी लोगों के साथ कैंप में पहुंच गई है, जहां पहले से ही बहुत से परिवार मौजूद है। योंगसुन सबके सामने आके बोलता है कि वो उनके लिए एक बहुत सुंदर भविष्य का निर्माण करेगा। आज तक वो जहाँ भी थे वहाँ से यहाँ का परिवेश ज्यादा अच्छा है। थोड़ी देर बाद वो सभी को साफ पानी की बोतल्स देते हुए उसे पीने को बोलता है। सूना अपनी दादी के लिए भी एक पानी का बोतल एक्स्ट्रा ले लेती है, लेकिन वो उस पानी को ना पी के अपने पास बचा लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। उसका कमरा बहुत सुंदर और साफ सुथरा है, लेकिन सूना अभी भी इस बात से अनजान है कि एक भयानक भविष्य उसका इंतजार कर रहा है। उधर योनहो, जीवन और नामसान इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि वो किस तरह वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि कोई भी उस जगह को अच्छे से नहीं जानता।
नामसान को याद आता है कि उसने साफ पानी का बोतल टाइगर के आदमियों के पास देखा था। उन्हें जरूर उस बिल्डिंग के बारे में कुछ पता होगा। इसीलिए योनहो, जीवन और नामसान टाइगर के पास पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंच के वो देखते हैं कि वो सब आपस में ही लड़ रहे हैं। सबको कंट्रोल करने के बाद वो उनसे पूछता है कि साफ पानी का बोतल उन्हें कहाँ से मिलता है, लेकिन टाइगर उन्हें इस बात को बताना नहीं चाहता। इसीलिए नामसान उसके आदमियों को मारना शुरू कर देता है। तब टाइगर बोलता है कि वो एक बिल्डिंग में इंसानों की सप्लाई करता है, जिसके बदले वो टाइगर को पानी और खाना देते हैं। नामसान बोलता है फिर तुम हमें वहाँ ले चलो, लेकिन टाइगर उसे वहाँ ले जाने से इनकार कर देता है, जिस पर नामसान उसे एक घूंसा मार के बेहोश कर देता है। उधर सोना अपनी दादी को लेकर बहुत टेंशन में है। वो सार्जेंट को से अपनी दादी के बारे में पूछती है, लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही टीचर बोलती है कि उसकी दादी को लाने के लिए हमने आज गाड़ी भेज दी है। थोड़ी ही देर बाद टीचर सारे बच्चों को बोलती है कि आज से सारे बच्चे 8th फ्लोर पर रहेंगे और पेरेंट्स नीचे रहेंगे। तब सूना बोलती है कि हमें पहले ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। टीचर बोलती है हमने पहले ही तुम्हारी दादी को इस बारे में बता दिया था, क्या उन्होंने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं? सूना चुप हो जाती है क्योंकि वाकई उसकी दादी ने उसे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। इसके बाद सूना और जूही को उनके क्लास में ले जाकर उनका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। सूना ये देख के हैरान हो जाती है कि क्लास के बाकी स्टूडेंट्स का इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं है। वो बिल्कुल किसी पुतले की तरह चुपचाप बैठे हैं। सूना को ये बातें बहुत हैरान करती है। वो नोटिस करती है कि सारे स्टूडेंट्स के कान के पीछे एक लाल निशान है और इस बीच टीचर उन्हें मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा रही है और साथ ही योंगसुन के तारीफों के पुल बांधती नजर आती है। वो बोलती है कि बाहर के ऐसे माहौल में ही योंगसुन ने अपनी बेटी को खोया है। तब जूही खुशी से बोलती है कि मैं डॉक्टर को उनके रिसर्च में मदद करूंगी। उसी समय क्लासरूम में योंगसुन आता है। वो सारे स्टूडेंट्स के सामने फिर से मीठी मीठी बातें करता है। टीचर के जूही के बारे में बोलने पर योंगसुन जूही को बोलता है कि ठीक है, तुम आज रात को डिनर करके रेडी रहना, फिर मुझे एक्सपेरिमेंट में मदद करना। सूना उनसे पूछती है मुझे अभी तक मेरी दादी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, मुझे मेरी दादी से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? योंगसुन बोलता है कि तुम्हारी दादी बहुत बीमार है, इसीलिए उन्हें अभी भी डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। सूना का शक अब बढ़ता जा रहा है। योंगसुन सूना को एक पानी का बोतल देते हुए बोलता है तुम ये पानी पी लो, लेकिन सूना इस बार भी पानी न पी के अपने पास रख लेती है। उसी रात सबके सोने के बाद सूना अपने रूम से निकल के पूरी बिल्डिंग में घूम के देखती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो चुपके से पूरी बिल्डिंग में घूमती है। दूसरी तरफ जूही के पेरेंट्स नीचे जूही से मिलने की जिद पे अड़ गए हैं। तभी डॉक्टर योंगसुन वहाँ पहुँचते हैं। इस बीच सूना घूमते हुए डॉक्टर योंगसुन की लैब में पहुँच जाती है। वो देखती है कि जूही वहाँ एक टेबल पर लेटी हुई है, लेकिन उसके सर और गर्दन पर कोई मशीन जैसा कुछ लगा हुआ है। उसी समय योंगसुन जूही के पेरेंट्स के साथ लैब पहुँचता है। जूही के पेरेंट्स अपनी बेटी को इस हाल में देख के बहुत घबरा जाते हैं। तभी अचानक जूही उल्टी करना शुरू कर देती है और कुछ समझने से पहले ही जूही की मौत हो जाती है। ये सारी घटना सूना वहाँ चुपके से देख रही थी। इसके बाद योंगसुन जूही के पेरेंट्स को भी मार देता है और जल्द ही योंगसुन सूना को भी वहाँ देख लेता है। अब डॉक्टर योंगसुन जूही की जगह सूना पे एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है और उसी समय नामसान अपनी टीम के साथ उस बिल्डिंग पे हमला कर देता है। फर्स्ट फ्लोर पे सबको मारने के बाद वो बेसमेंट में जाते हैं, क्योंकि योनहू के काफी सारे साथियों को उन्होंने बेसमेंट में बंदी बना के रखा था। लेकिन वहाँ पहुँच के वो देखते हैं कि बंदी बनाए गए सारे लोग अब ज़ॉम्बीज बन गए हैं। दरअसल ये योंगसुन के गलत एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा है। खैर वहाँ से सभी को मार के वो तीनों ऊपर आते हैं। नामसान बोलता है मैं यहाँ संभालता हूँ, तुम दोनों ऊपर जाके सूना और बाकी बच्चों को बचा लो। उधर सूना के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद योंगसुन अपने अंदर एक मेडिसिन इंजेक्ट करता है, लेकिन इस बार योंगसुन को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। सूना उसे बोलती है मेरी दादी ने मुझे बोला था कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। तुमने जो पानी सभी को पीने के लिए दिया था, मैंने उस पानी को कभी नहीं पिया, क्योंकि मुझे तुम लोगों पर शुरू से ही शक था। योंगसुन ये सुनते ही उल्टियाँ करना शुरू कर देता है, क्योंकि पानी ना पीने की वजह से सूना के ऊपर का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा। दरअसल वो पीने का पानी था ही नहीं, उसके अंदर मेडिसिन मिला हुआ था, जिसे पीने की वजह से बच्चों के गर्दन से डॉक्टर योंगसुन कुछ लिक्विड निकाल के अपने पास स्टोर करता है और उससे ही मेडिसिन तैयार करके अपने अंदर इंजेक्ट करता है। दूसरी तरफ सार्जेंट नो योनहू का रास्ता रोक लेता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। योनहू किसी भी तरह से सार्जेंट को कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि उसको भी डॉक्टर योंगसुन ने अपनी मेडिसिन दी थी। इसीलिए सार्जेंट को योनहू को मार के नीचे गिरा देता है। इसके बाद वहाँ नामसान पहुँचता है। हालांकि नामसान के लिए भी सार्जेंट कोन को हराना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन किसी तरह वो उसके सर को धड़ से अलग करने में कामयाब हो जाता है।
उधर जीवन टीचर को पकड़ के योंगसुन के पास लेकर जाता है। जीवन योंगसुन को धमकी देता है कि अगर उसने सुना को नहीं छोड़ा तो वो टीचर को मार देगा। योंगसुन बोलता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो तो वैसे भी मरने वाली है। ये बोलते ही वो वहाँ एक बॉम्ब फेंकते हुए भाग जाता है। जीवन किसी तरह सूना को लेकर एक टेबल के नीचे छुप के अपनी जान बचाता है। हम देखते हैं कि योंगसुन अपने सूटकेस के साथ नीचे आकर भागने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ मौजूद लोग योंगसुन को पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं। योंगसुन अपने आप को बचाने के लिए पास में रखी एक बंदूक उठा के सबको शूट करना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ मौजूद बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन योंगसुन नोटिस करता है कि उसके सूटकेस से पानी निकल रहा है। वो बैग खोल के देखता है कि बैग में उसने अपनी बेटी को जिस बॉक्स में प्रिजर्व करके रखा था वो टूट गया है और पानी के साथ सारा मेडिसिन बह गया है। दरअसल ये वही लिक्विड है जो उसने बच्चों की रीढ़ की हड्डी से निकाल के स्टोर किया है। सारा लिक्विड बह जाने की वजह से योंगसुन अपनी बेटी को बचाने की उम्मीद खो देता है, जिससे वो फूट फूट के रोने लगता है। उसी समय वहाँ सूना, जीवन और योनसु पहुँचते हैं। दरअसल योनहू ने किसी तरह उस समय अपनी जान तो बचा ली थी, पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। फिर योंगसुन के बंदूक की आवाज़ सुन के उसे होश आता है। अब योंगसुन जब उन पर गोली चलाने वाला था तब पीछे से नामसान उसे गोली मार देता है और योंगसुन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद नामसान और जीवन सूना को लेकर वहां से चले जाते हैं वापस अपनी पिछली जिंदगी में, और योनहू उस कैंप में मौजूद बाकी लोगों की मदद करती है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।